नमस्ते दोस्तों, मैं लेकर आई हूँ पार्ट 6 बुक नव विधान का, जिसे शरद चंद्र ने लिखा है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। और दूसरे बैरिस्टर जैसे दिन काटते हैं, क्षेत्र मोहन के दिन भी वैसे बीतने लगे। हाथ में पैसे कम हो तो हिंदू कट्टरपन की प्रशंसा करते, फिर जब पैसे आ जाते तो चुप रहते। जैसे चल रहा था वैसे ही चलता चला। वे शैलेश के सच्चे हितैषी हैं, उन्हें पहचानते हैं। उन जैसे दुर्बल स्वभाव के व्यक्ति से सारे काम करवाए जा सकते हैं, यह सोचकर उन्होंने भवानीपुर वालों को अपने हाथ में रखा हुआ है। उन्हें यही कहकर भरोसा देते थे, इलाहाबाद से लौट आए बस। अपनी भाभी को वे पहले की तरह स्नेह करते थे। उस पर श्रद्धा भी है, मगर अब उसे लौटने की कोई जरूरत नहीं। जहाँ भी है स्वस्थ रहे, ठीक रहे, उसके धर्म जीवन में उन्नति हो। मगर शैलेश के घर में अब और नहीं। अपनी एक गलती अक्सर उन्हें याद आती है। अपने पति से उषा कभी प्यार नहीं कर पाना संभव भी नहीं है। बचपन से ही कठोर नियम कानून में पली बढ़ी है, इसीलिए इस जीवन से परलोक उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए पति को त्याग कर चले जाना इतना सहज हो पाया। उनके अपने भीतर जो पति है, वह उषा के आचरण से जितना डरा हुआ था, उतनी ही पीड़ा भी उसे हुई थी। उन्हें महसूस होता था कि वह सोमेन से इतना प्यार कर पाई सिर्फ अपने कठोर कर्तव्य को मानकर। सचमुच का स्नेह नहीं था, इसलिए तो जाते समय उसे कोई पीड़ा नहीं हुई। इसी तरह जब कलकत्ते में इनका समय कट रहा था, तब 2 महीने के बाद अचानक उन्हें पता चला कि इतनी कम उम्र में ही शैलेश ने सोमेन को जनेऊ पहना दिया है और खुद भी किसी वैष्णव से दीक्षा ले ली है। पिता पुत्र एक दिन के लिए भी गंगा स्नान नहीं छोड़ते, पर मछली मास जिस मोहल्ले में आता है, शैलेश वहां जाते तक नहीं। सुनकर उमा मुंह दबाकर हंसने लगी। विभा बोली, यह मजाक किसने किया? योगेश बाबू ने? क्षेत्र मोहन बोले, यह सच है कि यह खबर योगेश बाबू ने दी है, मगर मुझसे उनकी इतनी घनिष्ठता नहीं है कि वो मुझसे मजाक करे। विभा बोली, वो भैया के मित्र हैं, कर भी सकते हैं। थोड़ी देर बाद बोली, क्यों, जानते हो, उन्होंने भाभी की सारी बातें भैया से सुनी। इतने लोगों के बीच एक तुम ही थे जो भाभी के भक्त बन गए थे, इसलिए ये मजाक तुम पर ही हुआ है। फिर हंसते हुए बोली, केस शुरू करते समय अगर मुझसे सलाह लोगे तो इतने केस नहीं हारोगे। उमा, तुम जरा जल्दी तैयार हो जाओ। 7 बजे तक नहीं पहुंच पाए तो लावण्य नाराज हो जाएगी। अपने भाई को जरा समझाना कि कहीं लगे तो मुझसे कंसल्ट कर लें। जो पैसे देते हैं वे खुश रहेंगे। उमा दबी हंसी हंसकर चली गई। योगेश बाबू का यूं मजाक करने का कारण उसकी भाभी समझ गई है। यह बात उसकी समझ आ गई। इस बात के 5-6 दिन बाद क्षेत्र मोहन ने एक बड़ा सा पत्र अपनी पत्नी को देते हुए कहा, योगेश बाबू के पिता का लिखा हुआ है ये पत्र। उम्र होगी 70-72 साल, कभी मिला नहीं हूँ, मगर पत्रों द्वारा परिचय है। वह व्यक्ति कैसे हैं नहीं जानता, मगर इतना अच्छी तरह जानता हूँ कि मजाक करने का रिश्ता उनका मेरे साथ नहीं है। काफी लंबा पत्र था, बंगला में लिखा हुआ। विभा ने एक ही सांस में पूरा पत्र पढ़ डाला। मामला क्या है, तुम्हें एक बार जाना चाहिए, मगर मेरे पास तो 1 मिनट का भी समय नहीं है। विभा बोली, यह कोई बात नहीं हुई। इस संकट के समय हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? इस पत्र में जो लिखा है उसका आधा भी अगर सच है तो यह बहुत बड़े संकट की बात है। क्षेत्र मोहन सिर हिलाकर बोले, इस मामले में हम दोनों का विचार एक है, मगर कैसे जाऊं? फिर मेरे जाने से यह संकट टल जाएगा ऐसा भी तो नहीं लगता। दोनों बहुत देर तक चुपचाप बैठे रहे। अंततः अपनी निराशा छिपाते हुए क्षेत्र मोहन बोले, शैलेश सब कुछ कर सकता है, मन का बल नामक चीज तो उसके पास है ही नहीं। मरने दो उसे, मगर यही दुख है कि उस छोटे से बच्चे का भी सत्यानाश कर रहा है। जैसे भी हो, इस जगह तुम्हें उसे रोकना ही होगा। विभा उदास हो चुप बैठी रही। वह रो सकती है, नाराज हो सकती है, मगर शैलेश को रोक सके यह बात उसमें नहीं है। यह बात वह अच्छी तरह जानती थी। बहुत देर तक चुप बैठने के बाद क्षेत्र मोहन बोले, शक तो मुझे हमेशा से ही था, मगर एक चीज जो मुझे पक्का समझ आ गई है विभा, तुम्हारे भैया ने उषा से सचमुच प्यार किया था। इतना ज्यादा प्यार किया कि सोमेन की माँ से भी कभी नहीं किया।
यह सब इसी की प्रतिक्रिया है। विभा को गुस्सा आ गया, बोली, इसलिए इस तरह उसे पाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, मेरे भैया दुर्बल हो सकते हैं, नीच नहीं है। किसी के लिए इतना ड्रामा करने की बात वह सोचेंगे भी नहीं। यह प्रतिक्रिया कितनी विचित्र चीज होती है, विभा को उसका क्या पता। क्षेत्र मोहन ने भी पुस्तक में पढ़ा है, वह भी इस बारे में विशेष कुछ नहीं जानते, इसीलिए पत्नी के क्रोध का उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। अंधेरे में तर्क युद्ध चलाने का साहस उनमें नहीं था। मगर प्रतिक्रिया कैसी भी रही हो, विभा ही विजयी हुई। पति को 2 दिन बाद ही अपना काम छोड़कर इलाहाबाद जाना पड़ा। लौटकर उन्होंने जो विवरण दिया वह जितना हास्यास्पद था उतना ही अप्रिय। योगेश बाबू के घर के पास ही शैलेश रहते हैं, मगर शैलेश से मुलाकात नहीं हुई। वे गुरु भाइयों के साथ श्री गुरुपाद के दर्शन के लिए वृंदावन गए हुए थे। सोमेन से मुलाकात हुई। शास्त्रों में जैसा लिखा है वैसा ही उसका ब्रह्मचारी का वेश था और कठोर नियम कानून। वहीं के एक निष्ठावान ब्राह्मण सुबह शाम उसे ब्रह्म विद्या सिखाते हैं। यह कहकर क्षेत्र मोहन बोले, मुझे देखकर बेचारी की आंखें भर आईं। उसे देखकर लग रहा था उसे भरपेट भोजन भी नहीं मिलता। इस बच्चे पर विभा का विशेष स्नेह था। वह स्नेह बहुत ज्यादा ना भी हो, मगर वहां वह दुखी है सुनकर उससे सहन नहीं हुआ। उसकी आंखें छलकने लगी, बोली, उसे जबरदस्ती ले क्यों नहीं आए? क्षेत्र मोहन ने कहा, मेरा मन नहीं किया ऐसा नहीं था, मगर सोचा कि अंत तक इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। धर्म के मामले से मुझे बहुत डर लगता है। शैलेश हमसे बहुत नाराज हो जाता। विभा आंसू पोंछते हुए बोली, अगर मुझे पता होता कि मामला इतना बढ़ चुका है तो मैं भी तुम्हारे साथ जाती। पत्राचार बंद ही हो चुका था, फिर भी कलकत्ते में मित्र रिश्तेदारों को शैलेश के बारे में पता चल चुका था। कहीं कहीं तो घुमा फिराकर बातों का दूसरा अर्थ निकाला जा रहा था। भवानीपुर वालों से भी ये बात छिपी नहीं थी। शर्म से विभा मुंह नहीं दिखा पा रही थी, सिर्फ अपने पति के सामने अहंकार पूर्वक कहती, एक बार भैया लौट आए, मेरे सामने कैसे यह सब करते हैं मैं भी देखती हूँ। क्षेत्र मोहन चुप रहते। विभा कुछ कर पाएगी उन्हें विश्वास नहीं होता, मगर समाज के मॉरल प्रेशर पर उनकी पूरी आस्था थी। दुर्बल चित्त शैलेश ज्यादा दिन समाज के सामने टिक नहीं पाएंगे, इस बात का उन्हें पूरा भरोसा था। दूसरी ओर शैलेश ने 4 महीने की छुट्टी और ले ली। उसे समाप्त होने में 2 महीने बाकी हैं। यह बात तो तय है कि वह नौकरी नहीं छोड़ सकते। प्रयाग में बैठकर वह कितना ही गंगा स्नान और तिलक लगाएं, श्री गुरु और गुरु भाई उन्हें यह काम कभी नहीं करने देंगे। जब वे लौट आएंगे तब एक बार लड़कर देखना पड़ेगा। उस दिन चाय पीते हुए क्षेत्र मोहन बोले, अब अगर उषा भाभी आ गई तो उसे अपने भाई को बुलाकर मायके नहीं जाना पड़ेगा। जब तक करते हुए दोनों की अच्छी बनेगी। विभा उदास हो गई, पूछने लगी, उनके आने के विषय में तुमने कुछ सुना है क्या? नहीं। विभा कुछ देर चुप रहने के बाद बोली, आसपास के लोगों से सुना है, कुछ मामला है, तुम्हें विश्वास होता है? क्षेत्र मोहन हंसकर बोले, नहीं, अगर है भी तो वह यह सब नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? क्षेत्र मोहन बोले, मैं भाभी से खुश नहीं हूँ, पहले वाली श्रद्धा भी नहीं है, मगर यह सब हीन काम वे नहीं कर सकती, यह मैं तुम्हें विश्वास के साथ कह सकता हूँ। विभा को विश्वास नहीं हुआ, बस धीरे से बोली, जो भी हो, मगर सोमेन को मैं जरूर ले आऊंगी, ये तुम्हारे सामने मैं संकल्प लेती हूँ। नौकर ने आकर बताया, बंधु 2 बड़े कारपेट लेने आया है। बंधु शैलेश के पुराने नौकर का नाम है। विभा ने विस्मय पूर्वक प्रश्न किया, वह कारपेट का क्या करेगा? कहते कहते दोनों बाहर आए तो बंधु ने सलाम करके अपनी बात कही। कारपेट का होगा क्या बंधु? पता नहीं मेम साहब, सुना है गाना बजाना होगा। कौन करेगा? साहब के साथ 3-4 लोग आए हैं, शायद वही। भैया आ गए? क्षेत्र मोहन ने भी पूछा, शैलेश आ गए? बंधु ने गर्दन हिलाते हुए बताया, कल रात आए हैं। वह कारपेट लेकर चला गया। वह दोनों सिर झुकाए चुपचाप खड़े रहे। उस दिन किसी तरह धैर्य रखकर अगले दिन शाम को क्षेत्र मोहन, विभा और उमा को साथ लेकर शैलेश के घर पहुंचे। आदतन नीचे लाइब्रेरी में जाने लगे, मगर अंदर जाने से पहले ठिठक गए। दरवाजे पर जो भारी सा पर्दा टंगा था वह अपनी जगह पर नहीं था। भीतर का सब कुछ दिख रहा था। एक ही दिन में घर का रूप बदल चुका था। किताबों की अलमारियां तो है, मगर और कोई सामान उस कमरे में नहीं था।
फर्श पर कंबल और उस पर सफेद आसन बिछाकर दो लोग अपने हृष्ट पुष्ट शरीर पर हरि नाम छापकर गले में मोटी मोटी तुलसी की माला पहनकर बैठे हैं। अचानक साहब मेम देखकर घबरा गए। इनके आराम में बाधा न पहुंचाकर तीनों ऊपर जाने लगे। उड़िया रसोइये ने उन्हें रोकते हुए कहा, ऊपर गोसाई हैं। गोसाई कौन? रसोइया चुप रहा। साहब कहाँ हैं? उत्तर में उसने उंगली से जहां इशारा किया, क्षेत्र मोहन वहां खड़े होकर शैलेश चिल्लाने लगे। दौड़ता हुआ सोमेन बाहर आया। अचानक उसकी वेशभूषा और शक्ल देखकर विभा रो पड़ी। सफेद धोती, सिर पर लंबी सी चोटी, गले में तुलसी की माला। उसने दूर से ही प्रणाम किया, पास नहीं आया। उमा पकड़ने जा रही थी, क्षेत्र मोहन ने इशारे से रोक दिया। बोले, रहने दे, इस वक्त मत छूना उसे, बेचारे को शायद नहाना पड़े। सोमेन, पिताजी कहाँ हैं? सोमेन बोले, प्रभु पाठ श्री भागवत पढ़ रहे हैं। क्षेत्र मोहन बोले, हम यहीं खड़े हैं, श्री पिता को एक बार खबर दे दो। उन्हें खबर मिल चुकी है, आ रहे हैं। कुछ ही पलों में खड़ाऊ पहने शैलेश नीचे आए। सफेद धोती कुर्ता, सिर पर पतली सी चोटी, इसके अलावा बाहर से कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा था, मगर भीतर से वो बहुत बदल चुके हैं, यह देखते ही पता चल जाता है। बहुत ही विनीत भाव, मृदु बातें। उमा और विभा ने प्रणाम किया तो उन्होंने दूर से आशीर्वाद दिया, स्पर्श करने पास नहीं आए। क्षेत्र मोहन बोले, क्या घर में बैठने की भी जगह नहीं है? शैलेश लज्जित होकर बोले, बाहर वाला कमरा गंदा है, साफ करना पड़ेगा। क्षेत्र मोहन बोले, तो फिर हम विदा लेते हैं। सोमेन की ओर देखकर बोले, अभी चलता हूँ, शायद हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी कभी अगर बैठने की जगह हो जाए तो मुझे बताना बेटा। चलो। शैलेश चुपचाप खड़े रहे। गाड़ी में विभा ने किसी से बात नहीं की। उसकी आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। एक बात वह लोग अच्छी तरह समझ गए थे कि उस घर में अब उनके लिए कोई जगह नहीं है। भैया जो मन में आए करे, मगर सोमेन को वह जबरदस्ती ले आएगी। विभा ने पति के सामने प्रतिज्ञा ली थी। स्नेह से भरा वह दाम्भिक वाक्य पति पत्नी को बार बार याद आने लगा, मगर शर्म के कारण इसका आभास तक किसी ने किसी को नहीं होने दिया। इस घटना के बाद महीने से ज्यादा बीत चुका है। इस बीच यह बात रिश्तेदारों और मित्रों में ऐसे घूम रही है कि लोग सत्य में आबद्ध नहीं रह पा रहे हैं। एक दूसरे को बढ़ा चढ़ाकर बताने के कारण मामला इतना खराब आकर ले चुका है कि विभा के लिए घर से बाहर निकलना दूभर हो गया है और किसी को उपाय भी नहीं दिख रहा। क्षेत्र मोहन जानते थे, समय के साथ बहुत बड़ी से बड़ी बात सब भूल जाते हैं। धैर्य के साथ चुप रहना ही एकमात्र उपाय है। सिर्फ परलोक के लोक का यह व्यवसाय एक बार शुरू हो जाए तो सहज ही रुकना नहीं चाहता। अनिश्चित के पद पर सुनिश्चित की आशा ही इंसान को पागल करके जिसे धक्के मार कर चलाती रहती है। इस पर भी विराट विभीषिका है उषा। मित्र और शत्रु भाव से सर्वनाश की नींव उसी ने रखी है। किसी तरह अगर उसे ये बातें पता चल गई और अगर वह आ गई तो नाश होने में कुछ बाकी नहीं रहेगा। सिर्फ विभा ही नहीं, उषा की बात होते ही आजकल क्षेत्र मोहन और उमा के तन बदन में भी आग लग जाती है। सचमुच उसे अगर नहीं बुलाया होता तो ये दुर्घटना कभी नहीं घटती। आज रविवार के दिन सुबह सुबह पति पत्नी यही बात कर रहे थे। उस दिन अपमानित होकर लौटने के बाद से इन्होंने उस घर की ओर मुंह नहीं किया, मगर उस घर की सारी खबर इन्हें रहती थी। गुरु भाई आज तक वहां से हिलने का नाम नहीं ले रहे और श्री गुरु और गोसाई ऊपर के कमरे में उसी तरह विराज रहे हैं। सुबह शाम कीर्तन चल रहा है। भोग की व्यवस्था भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। ये सारी खबर मित्रों से रोज ही पता चलती रहती। आजकल एक नई बात सुनने में आ रही है कि श्रीधाम नवद्वीप में गुरु का आश्रम बनवाने के लिए शैलेश जगह लेना चाह रहे हैं और इसी काम के लिए रुपए उधार मांगते घूम रहे हैं। विभा उदासी से भरकर बोली, अगर ये बात सच है तो क्या तुम भैया को बचाने की कोशिश नहीं करोगे? उनका बेटा क्या हमारी आंखों के सामने बर्बाद हो जाएगा? क्षेत्र मोहन ठंडी सांस छोड़ते हुए बोले, मैं क्या कर सकता हूँ, बोलो। विभा चुप रही। कैसे क्या करे वह नहीं जानती थी। अचानक क्षेत्र मोहन बोले, उस दिन के बाद हम गए ही नहीं, चलो आज एक बार चलते हैं। विभा का हृदय आज सचमुच रो रहा था। शायद आज इसीलिए वहां मान अभिमान का स्थान नहीं था। वह मान गई, बोली चलो। आज उन्होंने उमा को साथ नहीं लिया।
इस लड़की के सामने यह लोग और लज्जित नहीं होना चाहते थे। जब उनकी गाड़ी शैलेश के दरवाजे रुकी तब 10 बज चुके थे। बाहर का कमरा आज खुला हुआ था। दोनों गुरु भाई अपना सामान बांध रहे थे। क्षेत्र मोहन ने पूछा, शैलेश बाबू घर में हैं? उन्होंने गर्दन उठाकर देखा। कुछ पल चुप रहकर उत्तर दिया, नहीं, वो परसों नवद्वीप धाम चले गए। कब लौटेंगे? कल या परसों सुबह। बाबू का बेटा घर पर है? दोनों ने सिर हिलाकर कहा, है, और अपने काम में लग गए। अंततः दोनों घर के भीतर गए। दोनों ने एक साथ ही देखा, लाइब्रेरी का वही पुराना पर्दा आज टंगा हुआ है। पर्दा हटाते ही देखा, पहले का सामान अपनी जगह पर लौट आया है। विभा बोली, उन दोनों को यहाँ से हटाकर भैया ने इस कमरे की रौनक लौटा दी। इतनी सी अकल कभी उन्हें आएगी, मुझे इसकी आशा नहीं थी। मगर बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पीछे आहट पाकर पलटकर देखते ही विस्मय से दोनों स्तब्ध रह गए। सोमेन कहीं बाहर गया था। रबड़ की एक गेंद से खेलता हुआ आ रहा है। कहाँ गई माला, चोटी, और कहाँ गया उसका ब्रह्मचारी का भेष? शरीर का ऊपरी हिस्सा नंगा था, मगर उसने सुंदर सी लाल बॉर्डर की जरी वाली धोती पहनी थी। सिर पर बंगाली बच्चों की तरह मांग निकालकर बाल बने हुए थे। पैरों में पॉलिश किए हुए जूते पहने हुए थे। वह दौड़ कर आया और विभा से लिपट कर बोला, बुआ, माँ आई है, रसोई में है, चलो। यह कहकर वह खींचने लगा। विभा स्तब्ध खड़ी रही। क्षेत्र मोहन बोले, माँ आई है इसीलिए? कल दोपहर को आई। फूफा जी, चलिए रसोई में। चलो। तीनों रसोई के बाहर पहुंचे ही थे, उषा आहट पाकर हाथ धोकर बाहर आकर खड़ी हो गई। विभा ने अपनी चप्पल उतारकर प्रणाम किया। बोली, देखा भाभी, क्या हो गया था यहाँ? उषा ने उसके ठुड्डी के हाथ से स्पर्श करके चूमा। हंसकर बोली, हाँ देखा, इस लड़के का हाल देखकर बहुत रो। जल्दी से माला वाला तोड़कर नाई को बुलवाकर चोटी कटवाई, नए कपड़े और जूते खरीद कर पहनाए, तब इसकी ओर देखा। और आप क्या कर रहे थे? यह कहकर उसने क्षेत्र मोहन पर कटाक्ष किया। क्षेत्र मोहन बोले, बताने की जल्दी नहीं है भाभी जी, आराम से सब बताऊंगा। अभी ऊपर चलते हैं, पहले कुछ खाने को दीजिए। अच्छा, गुरु भाई दोनों बाहर पोटली बांध रहे हैं, मगर श्री प्रभुपाद युगल मूर्ति का क्या किया? ऊपर तो नहीं है। उषा हंसकर बोली, डरने की जरूरत नहीं है, वह नवद्वीप धाम चले गए हैं, फिर लौट कर तो नहीं आएंगे? उषा ने हंसकर कहा, नहीं। क्षेत्र मोहन बोले, भाभी, आप में कभी सुबुद्धि आएगी, ये मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। ब्रह्मचारी ब्राह्मण कुमार कि अपने हाथों से तुलसी की माला तोड़कर चोटी काटकर, यह सब क्या है? उषा ने हंसते हुए क्षेत्र मोहन की बात उन्हीं को लौटाते हुए कहा, अच्छा, बताने की इतनी जल्दी क्या है जमाई बाबू, आराम से सब बता दूंगी। अभी ऊपर चलिए, पहले आप लोगों को कुछ खाने को देती हूँ। और ये कहानी यहीं पर समाप्त हुई। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में एक नई किताब के साथ। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करेगा और नेक्स्ट बुक में वही वाली रीड करूंगी। बाय।